Good morning, students. I am Arvinder Singh Maan, PGT Commerce, Vidya Ashram Public School. Today we will take on chapter number 3rd, the liberalization, privatization and globalization, class 12th commerce from Indian economic development. Now today's topic is globalization. Now what is the meaning of globalization? Globalization means it is the outcome of the policy of liberalization and privatization. एक खुले बाजार की स्वतंत्रता, एक बाजार को स्वतंत्र कर देना और बाजार को प्राइवेटाइज कर देना, एक निजी क्षेत्र के हाथों में दे देना, इसी से ही पैदा होता है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, यानी क्रिएटिंग द बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ऐसा विश्व बनाना जो संसार में एक हो, जिसकी कोई सीमाएं ना हो। नाउ इसमें क्या है, सभी कंट्रीज, सभी देशों के साथ मिलजुल कर काम करना, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, लोन, इन्वेस्टमेंट एंड आउटसोर्सिंग, इन मुद्दों के ऊपर सभी देश एक साथ काम करते हैं। अगर इसके बिना हमारा एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता है। हमें इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए, आउटसोर्सिंग भी चाहिए, टेक्नोलॉजीज भी चाहिए, हैवी मशीनरीज भी चाहिए, और वो ग्लोबलाइजेशन से ही संभव है। अब इसके फीचर्स क्या हैं? इंक्रीजिंग इंटरेक्शन, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमें आत्मनिर्भर तो बनना ही है, लेकिन पूरी दुनिया के साथ तालमेल बिठाकर आगे काम करना है ताकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टारगेट को अचीव कर सकें और एक दूसरे के साथ मिल सकें। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, पूरे संसार की अर्थव्यवस्था को एक साथ एक ही रूप में देखना। The outcome of the set of various policies aimed at transforming the world towards the greater independence and integration, हमें इस तरह की पॉलिसीज़ बनाना है कि की पूरी दुनिया एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो जाए और मिलजुल कर एक साथ काम करे। हमें ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के ऊपर एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना है, आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, social environment and economic environment above the geographical boundaries, so that we can make the network now policies measures under the globalization. Now policies measures undertaken under globalization, the rise in equality, limit participation for foreign investment. 1991 से पहले ये था कि there were lots of restrictions and formalities regarding the approvals and sanctions and constraints. फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए पहले सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता था और बहुत सारी प्रतिबंध थे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती थी। लेकिन 1991 के फाइनेंस बिल के बाद सरदार मनमोहन सिंह जी ने, जो उस समय के तत्कालिक फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत सारे रिलैक्सेशंस दिए, कई सारे प्रतिबंध हटाए गए, कई सारी जो फॉर्मेलिटीज थी उसे हटाई गई ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आसानी से हो सके। डिवैल्यूशन ऑफ रुपीज, 1991 से पहले हमारे देश में पेमेंट पॉलिसीज पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की बहुत दिक्कत थी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिजर्व्स। हमारा आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का ज़्यादा था, इनफ्लो कम था। 1991 में हमने रुपए का अवमूल्यन, दैट इज़ द डिवैल्यूएशन, टू एनकरेज द एक्सपोर्ट एंड टू डिस्करेज द इम्पोर्ट, दैट इज़ द मीनिंग। इसी वजह से ये किया जाता है रुपए का अवमूल्यन, ताकि हम निर्यात को बढ़ा सकें और आयात को घटा सकें, और उसके बिना हमारे पास कोई जगह नहीं थी। 1991 में हमने 2 बार रुपए का डिवैल्यूएशन किया गया। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी वाज अलाउड इन 1992-1993 बिल। कन्वर्टिबिलिटी को प्रोत्साहन दिया गया। बाद में फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज वाज अलाउड इन 1993। आफ्टर 1993 if purchase and sale of foreign currencies at the price determined by the market. Now removal of control on foreign trades,
पहले फॉरेन ट्रेड के ऊपर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स थे, बहुत सारी लिमिटेशंस थी. ऑल द लिमिटेशंस आर रिमूव्ड इन द फाइनेंस बिल 1991 फॉर डेवलपिंग द मोर एक्सपोर्ट्स इन दिस कंट्री. पहले ऐसा नहीं था, इतनी आसानी से व्यापार नहीं हो सकता था. उस समय देश के वित्त मंत्री ने ये सुविधा दी और एक्सटर्नल ट्रेड बढ़ाने के लिए इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए. मॉडिफिकेशन ऑफ टैरिफ इन कॉन्फॉर्मिटी विद द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, द कस्टम ड्यूटी टैरिफ इम्पोज्ड ऑन द import and export have been gradually reduced. धीरे धीरे हमने कस्टम ड्यूटीज, टैरिफ जो इंपोर्ट के ऊपर था और एक्सपोर्ट पे था उसे हटा दिया गया ताकि हम ट्रेड को और आसान बना सके और विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें. द मॉडिफिकेशन इन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, नाउ ऑल द फॉरेन कोलैबोरेशन कंसर्निंग हायर टेक्नोलॉजी हैज बीन मेड. पहले फॉरेन टेक्नोलॉजी को खरीदना आसान नहीं था, लेकिन अब आसान हो गया है. फॉरेन कोलैबोरेशन को आसान हो गया है, टेक्नोलॉजी आसान हो गई है खरीदना, ताकि नई टेक्नोलॉजी के साथ हमने जीडीपी को बढ़ाया, प्रोडक्शन को बढ़ाया और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया, और उसके बिना काम हो नहीं सकता था. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे ज़्यादा जिसको ध्यान दिया गया है वो है इम्पोर्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एथिकल गाइडेंस, इंक्रीजिंग द जीडीपी ऑफ द कंट्री एंड द प्रोडक्शन. What is the positive impact of globalization? क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा? सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहा कि establishing the link in such a way that India can influence the event happening miles away. सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहा ग्लोबलाइजेशन का कि हमने लोगों के साथ तालमेल बिठाया, हजारों किलोमीटर दूर देशों के साथ तालमेल बिठाया और उनसे व्यापार की बढ़ोतरी की. Globalization has been able to turn world in a one whole, creating the borderless world. और हमने सीमाओं को त्याग कर हमने पूरे विश्व को एक कर दिया, पूरे विश्व के मार्केट को एक कर दिया, पूरा बाजार एक हो गया ताकि हम कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी माल, कोई भी कमोडिटी कहीं भी बेच सकें, कहीं से भी टेक्नोलॉजी आयात कर सकें. वी आर एक्सपोज टू द एडवांस टेक्नोलॉजी. अब ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि लोगों को नई टेक्नोलॉजीज मिली, उस टेक्नोलॉजी से उन्होंने अपनी जीडीपी को बढ़ाया, प्रोडक्शन को बढ़ाया. एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट, अगर एमएनसीज ने इंडिया में अपने वर्किंग स्ट्रैटेजी को बढ़ाया है तो हमारी जो देशीय कंपनियां हैं, जो डोमेस्टिक कंपनीज थी, उन्होंने भी अपने ऑपरेशंस बाहर के मुल्कों के अंदर बढ़ाया. आज 1200 हिंदुस्तान की 1200 कंपनियां बाहर के मुल्कों में अब काम कर रही हैं और उससे भी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आ रहा है. द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, द नेगेटिव इम्पैक्ट इज स्ट्रेटेजी ऑफ द डेवलपमेंट कंट्रीज टू एक्सपेंड देयर मार्केट इन द अदर कंट्रीज. इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि विदेशी कंपनियों ने भी अपना सामान हमारे देश में बेचना शुरू कर दिया. कॉम्प्रोमाइज विद द वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द पुअर कंट्रीज. ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि हमने दूसरों के साथ तालमेल बिठाने के साथ हमने अपने वेलफेयर को कॉम्प्रोमाइज किया. इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ी अमंग द नेशंस. कुछ लोगों को आर्थिक तरक्की ज़्यादा हुई, कुछ लोगों को कम हुई. Now outsourcing means the emerging business activity for getting information technology growing faster. तो आउटसोर्सिंग हैज़ बिकम वेरी इजी नाउ इन द इंटरनेशनल अरीना. आज ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में आउटसोर्सिंग बहुत इजी हो गया है सभी देशों के लिए. अ कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज. अ कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज मोस्टली फ्रॉम द अदर कंट्रीज. हमने बाकी जो सर्विसेज हैं दूसरी कंट्रीज से लेना शुरू कर दिया. किन क्षेत्रों में? लीगल, एक्टिव, एडवाइस, कंप्यूटर सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट एंड द सिक्योरिटी बेस प्रोवाइड रेस्पेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी. इतने सारे क्षेत्रों के अंदर हमने आउटसोर्सिंग शुरू किया. नाउ द प्रेजेंट टाइम बिकॉज द ग्रोथ ऑफ आउटसोर्सिंग इसलिए भी ज़रूरी है और इतना आसान हो गया है कि कम्युनिकेशन की वजह से, इंटरनेट की वजह से
आईटी सेक्टर की वजह से आउटसोर्सिंग बहुत आसान हो गया है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, इवन स्मॉल कंपनीज आर आउटसोर्सिंग देयर सर्विसेज टू द इंडिया बिकॉज दीज कैन बी अवेल्ड एट द चीपर कॉस्ट। अब बाहर के जो एमएनसीज हैं वो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उन्हें लेबर जो है वो कम रेट पे मिल जाता है और स्किल्ड ऑफिसर्स मिलते हैं उन्हें काम करने के लिए। किन किन क्षेत्रों के अंदर आउटसोर्सिंग हो रहा है? रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विसेज, फिल्म एडिटिंग, बुक सब्सक्रिप्शन, क्लिनिकल एडवाइजर्स, टीचिंग्स, प्रोफेशंस, इसमें हो रहा है। इतने बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आउटसोर्सिंग हो रहा है और उसकी ज़रूरत है। मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन इंक्लूडिंग द इंटरनेट, टैक्स, वॉइस एंड विजुअल डाटा रिकॉर्डिंग दीज सर्विसेज इज digitized and transmitted in the real time over continents and national boundaries। अब टेलीकम्युनिकेशन इतना मॉडर्नाइज्ड हो गया है कि हम हमारे लिए इतना आसान हो गया है ये सब करना कि आउटसोर्सिंग अब इजी हो गया है, पहले इतना आसान नहीं था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ये 1995 में इट वॉज फाउंडेड। फिर जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड and tariff succeeded this WTO in 1948. GATT was established in 1948 and the successor of the organization to GATT। पहले GATT लागू हुआ था, GATT के बाद जिसने इसको टेक ओवर किया वो 1995 में WTO। Now the 23 countries have signed it as becoming the Globe Trade Organization for administration of the global trade operations all over the world in the international market। पूरे विश्व बाजार के अंदर 23 देश पहले एकत्रित हुए। उन्होंने एक संगठित बाजार को निर्माण के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WTO। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? Now functions are WTO established rule based regime। WTO ने ऐसे नियम बनाए जो पूरी दुनिया में यूनिफॉर्म थे, सभी देशों पर लागू होते थे। कोई अलग देश अलग तरीके से नियम नहीं बना सकता था। इससे व्यापार करना और आसान हो गया। लोग अलग अलग तरह के प्रतिबंध नहीं लगा सकते थे और व्यापार में रुकावट नहीं डाल सकते थे। WTO के नियमों से व्यापार करना आसान हुआ, सभी देशों को इन नियमों को मानना पड़ा। WTO agreement covers trade in goods and services to facilitate bilateral and multilateral trade by removing the tariff and non-tariff barriers। WTO ने क्या किया? ट्रेड को बढ़ाने के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया गया और उन्होंने रास्ता खोला द्विपक्षीय वार्तालाप के लिए और बहुपक्षीय वार्तालाप के लिए। यानी कि दो देश मिलजुल कर काम कर सकते हैं, कई देश एक साथ मिलजुल के काम कर सकते हैं ताकि व्यापार करना आसान हो। WTO एम एट एनलार्जिंग द प्रोडक्शन एंड ट्रेड सर्विसेज। WTO ने इस बात पर ध्यान दिया कि पूरी दुनिया में GDP को बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, माल इधर से, कच्चा माल इधर से उधर दिया जाए ताकि हम रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ ग्रेटर मार्केट एक्सेस। दुनिया के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने एक दूसरे के मार्केट का इस्तेमाल किया, अपने प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में जाकर बेचे और ये सब WTO के कारण ही संभव हो सका।